मैं मानव आप सभी लोगों का रेनबो गुरु यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं दिल्ली पुलिस स्पेशल 10 सीरीज का पार्ट 4। जी हां दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, बहुत मजा आने वाला है इन सवालों के साथ आप सभी लोगों को। आइए तो मैं शुरू करता हूं। सवाल नंबर पहला, सभी बच्चे अपनी पेन कॉपी उठाकर अपने पास रखिएगा और जो जैसे जैसे मैं सवाल बताता रहूं एक एक सवाल अपनी कॉपी पे मेरे साथ साथ समझते रहिएगा, नोट करते रहिएगा। चलिए दोस्तों मैं शुरू करता हूं। सवाल नंबर पहला कहता है, एक बिस्किट कंपनी अपने डिब्बों की ऊंचाई 50% बढ़ाने का निर्णय लेती है और चौड़ाई को कम कर देती है ताकि बिस्कुट की मात्रा यथावत बनी रहे। मूल लंबाई, मूल चौड़ाई और मूल ऊंचाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है। तो ये पूछ रहा है कि यदि लंबाई पहले जैसी ही रहे तो चौड़ाई क्या होगी। तो देखो ध्यान से सवाल सुनिए। एक बिस्किट का डब्बा है, एक कंपनी चाहती है उस डब्बे की जो आयाम है ना, उसमें बदलाव करना चाहती है। तो ये कहता है कंपनी अपने डिब्बे की ऊंचाई 50% बढ़ाना चाहती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डिब्बा कुछ ऐसा हो जाएगा, वो डिब्बे की जो ऊंचाई होगी वो डिब्बे की ऊंचाई बढ़ाना चाहती है। ठीक है, अच्छा, लेकिन ये चाहती है कि बिस्कुट जितने इसमें आते थे उतने ही बिस्किट इस वाले डिब्बे में आए। इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों डब्बों का जो आयतन है, जो वॉल्यूम है वो इक्वल है दोस्तों, है ना, तभी तो दोनों में बिल्कुल सेम मात्रा का सामान आएगा। यानी इसका जो वॉल्यूम V1 है और जो इसका वॉल्यूम V2 है वो दोनों का दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, अब ये कह रहा है जो मूल लंबाई है वो 20, 30 और 40 है। यानी कि जो पहले वाला डब्बा था वो 20 बाई 30 बाई 40 सेंटीमीटर का था और जो नया डब्बा है उसमें लंबाई तो पहले जैसी रखनी है। पहली लंबाई कितनी है? 20 गुना में, और ये देखो चौड़ाई क्या होगी, यानी जो इसकी ब्रेड्थ है, जो इसकी चौड़ाई है वो पूछी गई है, जबकि ऊंचाई को पहले से 50% बढ़ा दिया गया है ना। ऊंचाई पहले कितनी थी? लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, है ना। ऊंचाई देखो पहले 40 थी, 40 का 50%, देखो 50% कहते हैं आधे को, 40 का आधा होता है 20, ठीक है ना। यानी 40 का 50% बढ़ा दो, यानी 40 को 20 बढ़ा के कितनी कर देना चाहती है? वो 60 कर देना चाहती है ना। अब देखो ये भी डब्बे का आयतन, ये भी डब्बे का आयतन इक्वल रखना पड़ेगा क्योंकि दोनों डब्बों में हमें बिस्कुट की मात्रा यथावत बनाए रखनी है। ठीक है, तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। क्यों? क्योंकि ये जो बिस्किट का डब्बा है ये कौन सी शेप में है? ये घनाभ की शेप में है, क्यूबॉइड की शेप में है। ठीक है दोस्तों, बस यहीं से आपकी चौड़ाई निकल करके आ जाएगी। आप इसे फटाफट सोल्व करिए। देखिए इन दो जीरो से ये दो जीरो खत्म, ठीक है, 4 तिया 12 और 6 दूनी 12, सीधे सीधे ये बिल्कुल आसानी से कट गया और B बचेगा 20 सेंटीमीटर। यानी जो नई हमें चौड़ाई लेनी होगी ना वो 20 लेनी होगी। ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। देखो ये इसकी चौड़ाई है ना, ये इस डब्बे की ऊंचाई है। अब ये 2D फिगर है, 3D फिगर में नहीं बना सकता बोर्ड पर, है ना। तो इसकी जो नई चौड़ाई होगी वो 20 सेंटीमीटर रखनी होगी। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को सवाल नंबर 2 की ओर लेकर चलता हूँ। सवाल नंबर 2, ये जो सवाल नंबर 2 है ये कहता है कि एक बाइनरी नंबर है। सवाल नंबर 2 कहता है कि एक बाइनरी नंबर है, मैं लिखकर आपको बाइनरी नंबर बताता हूँ, 1101101। इस बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में बदलिए। जी हाँ दोस्तों, इसी का उल्टा सवाल मैंने अपनी वीडियो पहले जो बना रखी है उनमें सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर किसी ने मेरी पहले वाली वीडियो ना देखी हो तो मेरी दिल्ली पुलिस सीरीज की एक एक वीडियो को ध्यान से देखिए। ठीक है, अब देखो ये एक बाइनरी नंबर है ना। बाइनरी नंबर 0 और 1 की डिजिट में होता है ना। इसको डेसिमल में बदलना है। पहली वीडियो में मैंने बता दिया था कि डेसिमल को बाइनरी में कैसे बदला जाता है। आज मैं बता रहा हूँ कि बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलना है। बहुत आसान सा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। करना क्या है, जो मैं बता रहा हूँ उसे करना। सबसे छोटे वाली टेक्निक बता रहा हूँ, है ना, जो सबसे जल्दी हो जाएगी। देखो यहाँ से शुरू करना है, राइट हैंड की तरफ से लिखेंगे 2 की पावर 0, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 दोस्तों।
ऐसा लिखने के बाद आपको क्या करना है, इन सब की मल्टीप्लाई ऊपर वाली संख्या में कर दी जाती है। अगर देखो इसकी मल्टीप्लाई जीरो में लगाओगे तो ये तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, इसे छोड़ दो, यानी जीरो वालों को छोड़ दो और बाकी सबको जोड़ दो, ठीक है ना। देखिए 2 की पावर 6 कितना होता है 64, 2 की पावर 5 कितना होता है 32, 2 की क्यूब कितना होता है 8, 2 की पावर 2 कितना होता है 4, और दोस्तों 2 की पावर 0। जी हाँ, किसी भी वैल्यू की अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है ना। x की पावर 0 उसका भी मान 1 होता है, तो 2 की पावर 0 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, और 1 की गुना 1 में होगा तो कितना आएगा 1 आएगा, है ना। बस इन सबको जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा 4 और 2 6, 4 10, 8 18, 1 19 का 9 हासिल लगा 1, 6 और 3 9 और 1 10। ये रहा दोस्तों आपका वो डेसिमल नंबर। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। आइए सवाल नंबर 3 की ओर हम चलते हैं। देखिएगा सवाल नंबर 3, और सभी लोग वीडियो में कमेंट करें, जो भी दिक्कत वीडियो देखने में आ रही हो, लाइट की प्रॉब्लम हो, आवाज क्लियर ना हो, सब कुछ कमेंट करके बताइए। अगली वीडियो में मैं उसको बेहतर करने का पूरा प्रयास करूंगा। सवाल नंबर 3, आप लोग कमेंट वगैरह बहुत कम करते हो, है ना। सब लोग कमेंट किया करो, जो भी दिक्कत परेशानी या कोई टॉपिक आप लोगों को पढ़ना हो उसी टॉपिक के बारे में नीचे कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करके बता दो। जिस भी बच्चे को जो भी टॉपिक पढ़ना हो कमेंट करके बता दो, मैं जल्द से जल्द उस टॉपिक पर वीडियो लाने का पूरा प्रयास करूंगा, ठीक है। आइए दोस्तों सवाल नंबर 3 की ओर मैं बढ़ता हूँ। एक समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है, उस बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। बड़ा प्यारा सा सवाल है, आइए जरा देखो। अच्छा वैसे मैं एक वीडियो स्पेशल बनाऊंगा जिसमें समबाहुभुज के चैप्टर के लगभग 25 सवाल होंगे, है ना। समबाहुभुज के चैप्टर के 25 सवाल होंगे, है ना। अभी फिलहाल सवाल नंबर 3 देखिए। ये समबाहुभुज है, यानी एक ऐसा बहुभुज जो समबाहुभुज है, ठीक है ना। एक ऐसा बहुभुज जिसमें भुजा है, बहुत सारी भुजाएं, हमें नहीं पता उसमें कितनी भुजा है ना। और समबाहुभुज मतलब रेगुलर, है ना। ये रेगुलर हेक्सागन होता है। देखिए इसकी जो फिगर बनाई जाती है, ठीक है, ये समबाहुभुज एक रेगुलर पॉलीगन होता है ना। इसमें बहुत सारी भुजाएं होती है ना, और सभी कोण होती है। अब देखो किसी समबाहुभुज का, ये समबाहुभुज की आकृति है, इसको अगर मैं आगे बढ़ा दूं तो ये इसका बाहर वाला एंगल हो जाएगा, और ये इसका इंटीरियर एंगल हो जाएगा, है ना। ये इसका बाह्य कोण, ये इसका अंतः कोण, यानी ये इसका एक्सटीरियर एंगल और ये इसका इंटीरियर एंगल। अपनी पहली वीडियो में मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया था कि किसी भी समबाहुभुज के अंतः और बाह्य एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, जरा कमेंट करके जल्दी से बताइए। किसी भी समबाहुभुज के अंतः बाह्य कोणों का योग कितना होता है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। मैं देख रहा हूँ आप सभी के कमेंट। तो चलिए मैं बताता हूं आप लोगों को। किसी भी समबाहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब इसने पूछा कि किसी समबाहुभुज का जो अंतः कोण है, प्रत्येक अंतः कोण है, वो उसके बाह्य कोण के 8 गुने से 18 अधिक है। ये देखो, अगर मैं इसका बाह्य कोण z मान लूं, तो इसका जो अंदर वाला एंगल है, प्रत्येक अंतः कोण जो है वो बाह्य कोण के 8 गुने से कितना ज्यादा है, 18 ज्यादा है। बात समझ में आई। जो इसका बाहर का आंतरिक जो कोण है वो बाह्य कोण के 8 गुने से, यानी z का 8 गुना तो 8z हो जाएगा, 18 ज्यादा यानी प्लस 18। आप देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जोड़ोगे तो 180 आना चाहिए, है ना। यही एक रेगुलर पॉलीगन की विशेषता होती है। तो 8z जमा 18 में जब z जुड़ेगा तो 180 आना चाहिए। अब देखो 8z में एक z जोड़ोगे तो 9z बराबर कितना हो जाएगा, 180 में से ये वाला 18 लेस हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 162 आपका शेष बचेगा, है ना। अब आइए जरा 9 से इसे भाग दीजिए, 9 एकम 9 और 9 अठे 72, यानी z की वैल्यू आपको आ गई है कितनी, 18। यानी इसका जो बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल है बाबू वो 18 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए अगर बाह्य कोण आपके पास आ जाता हो तो भुजाओं की संख्या कैसे निकलेगी, तो जरूर लिख लेना, लिख लो भुजाओं की संख्या यानी n बराबर होता है 360 डिग्री बटे बाह्य कोण, 360 डिग्री
बटे बाह्य कोण, है ना। तो 360/18 है ना, बाह्य कोण 18 डिग्री था ना, 18 दूनी 36 यानी आपकी 20 भुजा इस बहुभुज में होंगी। आइए सवाल नंबर 4, तो इसका सवाल का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बच्चों अब सवाल नंबर 4 पे हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 4 पे अब हम चलते हैं। देखो ये जो सवाल नंबर आपका 4 है, ये कह रहा है कि एक पुस्तक में पृष्ठ संख्या 1 से लिखना शुरू कर दिया, पृष्ठ 1 से लिखना शुरू कर दिया, पृष्ठ 1 से लिखना शुरू कर दिया, यानी पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, 400, 200, 300 ऐसे करके लिखना शुरू कर दिया। तो ये कहता है कि जो पृष्ठों की संख्या लिखी गई है उनको लिखने के लिए 3189 अंकों का प्रयोग हुआ है। बताइए उस पुस्तक में कुल कितने पेज होंगे, है ना। वीडियो नंबर 2 का सवाल नंबर 2 है ना, जो मेरा दिल्ली पुलिस स्पेशल 10 सीरीज का पार्ट 2 है, उसका सवाल नंबर अगर 2 आप लोग देखेंगे तो इसका बिल्कुल विपरीत है। उसमें पेजों की संख्या दी गई है कि एक पुस्तक में 389 पेज होंगे। बताइए 1 से लेकर 389 तक के जो पेज नंबर लिखे गए उनको लिखने के लिए कुल कितने अंकों की जरूरत होगी। जैसे 389 अगर मैं लिखूं तो 3 अंकों की जरूरत होगी, 3 की, 8 की और 9 की, है ना। उसी का उल्टा सवाल है ना, अगर किसी ने पार्ट 2 का वो सवाल नंबर 2 ना देखा हो तो अभी पहले वो सवाल नंबर 2 देख लीजिए आप, है ना, अच्छा महसूस होगा आपको। आइए तो जरा, तो 3189 अंक यदि है तो बताइए कुल कितने पेज होंगे। तो मैं आपको बताता हूं, देखो 1 से लेकर के सवाल नंबर 4 की हम बात कर रहे हैं, 1 से लेकर के जब आप 9 तक की संख्या लिखोगे तो कितने अंक लिखे जाएंगे, आपके कुल 9 अंक लिखे जाएंगे। और प्रत्येक अंक में 9 संख्या लिखी जाएगी और प्रत्येक संख्या में 1 अंक होगा। तो टोटल कितनी संख्या बनेंगी, टोटल बाबू आपकी 9 संख्या बन जाएगी। मैं एक एक चीज आपको डीपली बता रहा हूं, है ना। चलिए इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। जब आप 9 से लेकर के 99 तक की संख्या को लिखोगे तो आपकी कुल कितनी संख्या लिखी जाएगी, 90 संख्या लिखी जाएगी। और प्रत्येक संख्या में 2-2 अंक होगा, तो 90 दूनी 180 संख्या आपकी यहां लिखी जाएंगी। 180 अंक, सॉरी, है ना, 180 अंक आपके ये हो जाएंगे। भाई देखो 90 संख्या लिखी गई, एक संख्या 2 अंकों की है ना, और 90 दूनी 180 अंक आपके ये हो जाएंगे। इसके बाद आप 99 के बाद आइए आगे। अगर आप 100 से लेकर के 999 तक के अंक लिखोगे, इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब सिर्फ ये है कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 9, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है बच्चों, 90, और 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 900। 4 अंकों की कुल कितनी संख्या गणित में है, 9000। वो मैं सब कुछ वीडियो के पार्ट 2 में बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। तो अब ये 3 अंकों की कुल कितनी संख्या हो जाएगी, 900 संख्या हो जाएगी। और प्रत्येक संख्या में 3-3 अंक हैं। टोटल अंक कितने, 900 दिया, 2700 अंक आपके टोटल हो जाएंगे, 2700 अंक आपके टोटल हो जाएंगे। अच्छा एक बार जरा ऐड कर लीजिए कि कितने अंकों तक हम आ चुके हैं, क्योंकि हमें जाना कितने अंकों तक है, 3189 अंकों तक हमें जाना है। तो जरा एक बार ऐड करके देखिए हम कहां तक पहुंच चुके हैं। देखो इन तीनों को ऐड करिए तो 9 में 0, ये 9, 8, ये कितना 7 और 1 8, और ये 2, तो हम आ चुके हैं 2889 अंकों तक। अभी आप ये देखिए इतने अंकों का यूज हो चुका है, 2889 अंकों का यूज हो चुका है। और हम कितने पेजों तक पहुंच चुके हैं, हम 999 पेजों तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद आगे देखिए करना क्या होगा, 3189 अंकों में से मैं 2889 अंकों को लिख चुका हूं बच्चों, कितने अंक लिखने शेष हैं। तो देखिए आप इसको इसमें से लेस कर दीजिए, 9 में से 9 गए 0, 8 में से 8 गया 0, और इधर मैं घटाऊंगा 11 में से 8 गए कितना बचेगा 3, और 2 में से 2 गया 0। तो मेरे 300 अंक को लिखने अभी शेष है। अच्छा यहाँ तक मैं 3 अंकों की संख्या सारी लिख चुका हूँ। अब जो ये 300 अंक लिखे जाएंगे ये
चार चार संख्याओं वाली संख्याओं के अंक होंगे, यानी इन 300 अंकों को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूं तो 75 संख्या और है, 75 संख्याएं और लिखी जाएंगी जो 4 अंकों की होगी, 4 अंकों की होगी है, यानी कितने आप देखो 1 से लेकर के 999 तक तो 999 संख्या में लिख ही चुका, और प्लस 75 संख्या इसमें आपको ये ऐड कर देनी है बच्चों, है ना, 75 संख्या आपको ये ऐड कर देनी है। आप इसे जल्दी से जोड़ लीजिए, 9 और 5 14, 9 1 10 7 17 और 9 और 1 10, यानी 1074 पृष्ठ आपकी इस पुस्तक में होंगे दोस्तों, है ना। बड़े इंपॉर्टेंट सवालों की श्रेणी में ये सवाल आता है ना। अगर आपको परीक्षा में समय बचाना हो तो वीडियो के इस सवाल का अध्ययन आप बार बार करिए, है ना। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा टाइम घटेगा। आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की। ये देखो 5वां सवाल आपको कहता है, 5वां सवाल आपको कहता है कि एक गत्ते के 4 वर्ताकार टुकड़े हैं, ऐसे 2 3 4, ठीक है दोस्तों। गत्ते के 4 वर्ताकार टुकड़े हैं जो आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, है ना। गत्ते के 4 टुकड़े काटे या 4 कोइन एक साथ लगा के मिला के रख दिए, तो ये इसमें पूछेगा आप लोगों से कि प्रत्येक जो टुकड़ा है, जो प्रत्येक आपका सर्किल है यानी वृत्त है, प्रत्येक वृत्त जो है इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। तो बताइए चारों वर्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। इस वाले हिस्से का एरिया आपको बताना है। ये आपको कह देगा कि 4 वर्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताइए, या 4 सिक्के इस प्रकार रखे गए हैं कि एक सिक्का प्रत्येक 2 को स्पर्श करता है। मैं भाषा आपको बता रहा हूँ सवाल की कैसे कैसे आ सकती है। एक सिक्का इस प्रकार रखा गया है कि वह अन्य 2 को स्पर्श करता है ना, कोई सा भी सिक्का अन्य 2 को स्पर्श करता है। यानी सारी बात की एक बात ही है, 4 वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल बताइए, है ना। तो इस सवाल को करने के अनेकों तरीके हैं ना, 2-3 तरीकों से सवाल सोल्व हो सकता है। मैं आपको सबसे छोटा तरीका आपको बताऊंगा, रट लेना। जी हाँ, 5 सेकंड का तरीका देखो ध्यान से। जब भी कभी 4 वर्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल पूछ ले तो सब नोट कर लो, अपने माइंड में भी नोट कर लेना, अभी के अभी लिख लो। चारों वृत्तों से घिरे भाग का क्षेत्रफल, मैं सीधी टेक्निक आपको बता रहा हूं, 6/7 गुना त्रिज्या का स्क्वायर, 6/7 गुना रेडियस का स्क्वायर। जी हाँ, 6/7 गुना 7 गुना 7, रेडियस 7 है ना, इसकी रेडियस गिवन थी बाबू हमें 7 सेंटीमीटर रेडियस हमें गिवन थी इसकी। 7 से 7 कटेगा, 6 सते 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल बच्चों आ जाएगा। अगर ये टेक्निक आप नहीं लगाते तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना। क्या दिक्कत हो जाएगी वो मैं बताता हूँ आपको। आप क्या करेंगे, आप पहले इन चारों के चारों सर्कल के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, एक सर्कल बनेगा, है ना। मैं बताता हूँ इसका बड़े वाला जो तरीका है। अगर ये ना हो तो क्या हो, है ना, बड़ी दिक्कत आ जाएगी फिर। तो आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे स्क्वायर के एरिया में से इन चारों का एरिया हटा देंगे, है ना, और इन चारों का एरिया मिलकर एक सर्किल का एरिया बनेगा। और वो 2 मिनट का काम है ना, ये 10 सेकंड से भी कम समय में, 5 सेकंड की तो मैं गारंटी ले लेता हूँ। 6/7 की गुना 7 सते 49 में तो करनी है, बस इतना लिखने की थोड़ी जरूरत है। वो तो सवाल देगा, फॉर्मूला मन में लगा दोगे। आओ सवाल नंबर 6 पे, सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखा करो। सवाल नंबर 6, ये जो सवाल नंबर 6 है कह रहा है कि एक बाल्टी है, मैं एक ऐसे बना देता हूँ, कोई भी एक बाल्टी है, जब वो बाल्टी रेत से पूरी भरी होती है, यानी इस बाल्टी में जब रेत ऊपर तक भरा होता है, मतलब थोड़ा सा छोटा सा लॉजिक सवाल में, एक बाल्टी में जब रेत ऊपर तक भरा होता है तो बाल्टी का वजन मेरे बच्चे कितने किलो हो जाता है, बाल्टी का वजन बाबू 60 किलो हो जाता है। अब ये कहता है यदि बाल्टी को आधी खाली कर दी जाए
आधी खाली करने पर वजन 50 केजी रह जाता है। देखो अगर बाल्टी को अब मैं आधी खाली कर दूं, उतनी ही बाल्टी थी, आधी खाली कर दूं, इतनी कर दूं, तो बच्चों वजन रह जाता है कितने केजी? वजन रह जाता है 50 किलोग्राम। तो ये आपको कंफ्यूज कर देगा सवाल परीक्षा में, है ना। ध्यान से देखिए इस सवाल को, बहुत लॉजिकल और बिना पेन का सवाल है ना, बिना पेन के इसका आंसर आ जाता है। मैं लाके दिखाता हूँ ना, देखो आप 60 किलोग्राम से वजन 50 किलोग्राम हो जाता है ना। क्यों हुआ 60 किलोग्राम से 50 किलोग्राम वजन? 10 किलो वजन कम क्यों हुआ? क्योंकि रेत आधा हो गया। यानी देखो दो चीज की कमी आई, वजन की तो 10 किलो की कमी आई और रेत की आधे की कमी आई। यानी ये जो आधा रेत था ये 10 किलो वजन ऑक्यूपाई कर रहा था, है ना। जब आधा रेत 10 किलो वजन, तो पूरा रेत कितना वजन? कमेंट करके बताइए, कमेंट करिए जल्दी से, फटाफट कमेंट करो। जब आधा रेत 10 किलो का, अरे तो पूरी बाल्टी में जो रेत भरा हुआ है वो 20 किलो का है। मतलब इस सवाल में लॉजिक ये है कि बाल्टी का जो वजन 10 किलो कम हुआ वो क्यों हुआ? वो आधी रेत की वजह से हुआ। तो आधा रेत 10 किलो, पूरा रेत 20 किलो, बाल्टी भरी हुई 60 किलो में से रेत घटा दो 20 किलो, खाली बाल्टी 40 किलो की। वेरी सिंपल। ले देखो जल्दी, इसमें से 40 किलोग्राम रेत माइनस कर देंगे भाई साहब, तो खाली बाल्टी का वजन कितना आ जाएगा आपका? सॉरी 20 किलो रेत इसमें से आप कम कर देंगे, है ना। 10 किलो रेत आधी बाल्टी का, तो पूरी बाल्टी का रेत 20 किलो, 60 में से 20 किलो रेत घटा देंगे तो खाली बाल्टी का वजन आपका कितना आंसर आ जाएगा? 40 किलोग्राम आंसर आ जाएगा। यानी इस सवाल में कंफ्यूज होने की कोई जरूरत आज के बाद आपको नहीं है। आइए सवाल नंबर 7 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 आपका कहता है एक समषटकोण है ना, समषटकोण। देखो समषटभुज या समषटकोण एक ही बात होती है ना। देखो समषटभुज का मतलब जिसमें भुजा कितनी हो? भुजा 6 हो। अगर किसी, देखो ट्रायंगल है, जैसे ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में साइड कितनी होती है भाई? 3, तो एंगल भी कितने होते हैं? 3। ऐसे ही समषटभुज, याद रखना षटभुज 6 को बोलते हैं। अगर समषटभुज में भुजा 6 है तो कोण भी 6 ही होंगे। तो देखिए दोस्तों, समषटभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा यदि इसकी प्रत्येक साइड 4.2 सेंटीमीटर लंबी हो। तो जल्दी से अपनी कॉपी में फॉर्मूला नोट कर लीजिए, समषटभुज का क्षेत्रफल। समषटभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? समषटभुज का क्षेत्रफल कितने बच्चों को समषटभुज का क्षेत्रफल पता है? सच सच बताना, सच सच बताना। कितने लोगों को समषटभुज का क्षेत्रफल याद? कितना पढ़े हम लॉकडाउन में, मुझे बताओ जरा। जल्दी कमेंट करो किसको पता है। अभी गूगल मत करना, आओ मैं बता देता हूं, देख लो। समषटभुज का क्षेत्रफल याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये साइड आपको कुछ भी दे सकता है। समषटभुज का क्षेत्रफल आपका हो जाता है 3√3 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन 2। याद रखना 3√3 इंटू साइड स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि 3√3 गुना साइड कितना है? 4.2 है। तो क्या आप 4.2 का स्क्वायर करने लग जाओगे? नहीं, 4.2 इंटू 4.2 और अपोन में कितना रख दोगे? अपोन में रख दोगे बेटा 2 रख दोगे। इससे डिवाइड करिए कितना आ जाएगा? ये 2.1 आपका आ जाएगा। अभी इनकी मल्टीप्लाई लगा दीजिए, 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, यानी 12.6 तो आपका ये आ जाएगा। 12.6 गुना में 2.1 और इंटू 3√3, है ना। इसके आंसर मैच नहीं हो रहे होंगे, आप इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए तीनों के तीनों की, है ना। सॉरी 3√3 नहीं है, 3 की मल्टीप्लाई तो हम कर ही चुके, 4.2 में 3 की मल्टीप्लाई 4.2 में तो हम कर ही चुके, और 2.1 में भी कर लीजिएगा, 2.1 में भी कर लीजिएगा, है ना। ये आपका इतने सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा ना। वहाँ पे आंसर आपका मैच नहीं होगा, है ना। आपको यहाँ से आंसर देखना है, इनकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख लेंगे। चलिए आप बस मेन चीज़ है बच्चे, ये मेन चीज़ नहीं है, ये तो कैलकुलेशन है, ऐसा सब कर लेते हैं। मेन चीज़ ये है
कि परीक्षा में बैठे हो तो आपके माइंड में फॉर्मूले कितने हैं आपके। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, फटाफट वीडियो लाइक कर दो सब बच्चे, और सब बच्चे कमेंट करते रहो जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ सवाल नंबर 8 की ओर। ये कहता है ए बी और सी का औसत m है, यानी 3 संख्याएं हैं ए बी सी, इनका औसत m है। मैंने आपको पहले भी बताया था अगर 3 संख्याओं का औसत m है तो तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा बच्चे, 3m हो जाएगा, है ना। अगर 10 संख्याओं का औसत 3 है तो 10 की 10 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 10 तिया 30 हो जाएगा, है ना। अब ये कहता है अगर ए बी सी का औसत m है तो ए बी सी का योग 3m हो जाएगा। अब ये आपको कहता है कि यदि इफ, ये गिवन है आपका, ये कंडीशन आपकी गिवन है, क्या क्या कंडीशन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0 है, तो बताइए क्या बताना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत आप लोगों को बताना है ना। ये कह रहा है कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत बताइए। तो बहुत प्यारा सा सवाल, बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं दोनों ओर का होल स्क्वायर कर दूंगा। सबसे पहले मैं दोनों ओर का होल स्क्वायर कर दूंगा, है ना। क्यों क्यों कर दूंगा, कहाँ लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा रहता बच्चों, ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। क्योंकि उसने ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत पूछा, तो ए बी सी पे स्क्वायर कब लगेगा, क्यूब करने पे लगेगा क्या, अरे स्क्वायर करने पे लगेगा, तो नॉर्मल सी बात है। अब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 3m स्क्वायर करेंगे तो ये 9m स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर। चलिए दोस्तों अब देखिए आप, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू कितनी है, 0, यानी इसकी वैल्यू तो 0 है। 0 की मल्टीप्लाई जब 2 में कर देंगे तो ये तो चीज़ 0 हो गई है, ये तो चीज़ बिल्कुल खत्म हो गई है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है इस सवाल में। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है, 9m स्क्वायर आ गई है। ये देखो 3 संख्याओं का सम मेरे पास है, वो औसत पूछ रहा है ना, वो आपसे औसत पूछ रहा है। तो ध्यान देना, 3 संख्याओं के योग को अगर आप 3 से भाग दे दो तो उसका औसत आ जाएगा। 3 संख्याओं के भाग को, योग को अगर आप 3 से डिवाइड कर दो तो उनका एवरेज आ जाता है, औसत आ जाता है। 3 3 जा 9, यानी कि 3m स्क्वायर आपका इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे आते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 आपका कहता है, क्या है सवाल नंबर 9, 2 रेलगाड़ी एक ही दिशा में जा रही हैं, एक की रफ्तार 90 है, एक की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो एक रेलगाड़ी ये है और एक रेलगाड़ी आपकी धीमी वाली है, ठीक है। एक की रफ्तार 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक की रफ्तार बच्चों 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। दोनों की स्पीड 90 और 70 है। तो ये कहता है तेज चलने वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े व्यक्ति को, आपने देखा होगा कोई व्यक्ति क्या करता है, रेलगाड़ी में खड़ा हो जाता है ना, जो उसका पायदान होता है जहाँ पर सफर करने की मना होती है, वहाँ पर कोई लड़का आपने देखा होगा डंडा पकड़ के खड़ा हो जाता है ना, वो शाहरुख खान बनता है ना, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऐसा मत करना कभी। तो देखो ध्यान से, तो ये इसमें क्या कहता है, देखो एक की रफ्तार 90, एक की रफ्तार 70, तो तेज गति वाली रेलगाड़ी ने धीमी गति वाली रेलगाड़ी में खड़े हुए लड़के को पार कर लिया। ये कितने सेकंड में, 18 सेकंड में। मानकर चलिए वो जो लड़का था वो आपका यहाँ था, है ना, एक लड़का है अपने पास, वो कहीं भी आ जाता है। अब देखो एक लड़का है, वो ऐसे पकड़ के खड़ा हुआ था, है ना, अपना लड़का है, इसको हम जहाँ बुलाएंगे वहीं आ जाएगा। तो ये लड़का ट्रेन का डंडा पकड़ के ऐसा खड़ा हुआ था, ठीक है। अब देखिए आप, अब इस तेज गति वाली रेलगाड़ी ने इस धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार नहीं किया, इस सवाल में इस लड़के को पार किया। अब देखो रेल 70 की स्पीड से चल रही है, यानी वो लड़का 70 की स्पीड से भाग रहा था रेलगाड़ी के साथ साथ। अब यहाँ दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 0 है, दूसरी वाली रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी, इसकी लंबाई 0 है ना। क्यों? क्योंकि
पहली वीडियो में मैंने बताया था, फिर बता रहा हूं, जब कोई रेलगाड़ी किसी लड़के को, किसी खंभे को, किसी पेड़ को पार करेगी तो वो सिर्फ अपनी अपनी दूरी तय करेगी। इस रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी बी रेलगाड़ी की यहाँ पर 0 मानी जाएगी, क्योंकि वो इस रेलगाड़ी ने लड़के को पार किया। बात समझ रहे हो ना? मैं नहीं समझता कि इससे बेहतर मैं आपको समझा पाऊंगा, है ना? चलिए देखिए, तो इस रेलगाड़ी ने इस लड़के को पार करा कितने सेकंड में? 18 सेकंड में पार कर लिया। तो ये बताना है कि इस वाली रेलगाड़ी की डिस्टेंस, यानी इस रेलगाड़ी की बाबू लंबाई कितनी होगी, है ना? अब मैं इसका आपको, अभी तो मैंने आपको सवाल को समझाया है, सॉल्यूशन तो 10 सेकंड का है इसका। भाई ये जरा लंबाई यानी दूरी, और दूरी बराबर होता है डिस्टेंस इक्वल होता है स्पीड इनटू टाइम के। देखो समय तो यहाँ पर अवेलेबल है 18 सेकंड, 18 सेकंड। लेकिन अब बात करता हूं मैं यहाँ पर स्पीड की। पहले भी बता दिया था वीडियो में कि जब कोई दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में चलती है तो उनकी जो डिस्टेंस, उनकी जो स्पीड होती है वो क्या हो जाती है? लेस हो जाती है, घट जाती है। यानी एक ही दिशा में चाल हमेशा घटेगी और विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ेगी। तो इन दोनों की चाल घट के कितनी रह गई है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा रह गई है। अब 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये है समय है आपका कहीं में सेकंड में, स्पीड किस चीज में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखो कुछ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि कहाँ मीटर को किलोमीटर में बदलना है ना? तो मैं बताता हूँ, देखो हमें रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है। अब रेलगाड़ी की जो लंबाई होती है वो होती है बाबू किस में? रेलगाड़ी की लंबाई किलोमीटर में नहीं होती, मीटर में होती है ना? तो इसका मतलब डिस्टेंस मुझे अगर मीटर में निकालनी है तो ये यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड, या यूनिट होती है किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको डिस्टेंस, सुन लेना बड़े ध्यान से, पूरे चैप्टर पढ़ के भी बात समझ लेनी आती जो मैं आपको भी एक सवाल में बता रहा हूं। देखो जब आपको दूरी मीटर में निकालनी हो तो समय सेकंड में और चाल मीटर प्रति सेकंड में चाहिए होती है, और जब आपको दूरी किलोमीटर में निकालनी हो तो समय घंटे में और चाल किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए होती है ना? मुझे दूरी जैसे मीटर में निकालनी है, मुझे दूरी मीटर में निकालनी है ना? मुझे दूरी मीटर में निकालनी है तो समय तो सेकंड में चाहिए, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं चाहिए, मीटर प्रति सेकंड में चाहिए। और आप जानते होंगे कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाता है? 5/18 से। ये कैंसिल होकर दूरी आ जाएगी 100 मीटर, है ना? तो इस सवाल का आंसर क्या लगा देंगे? बी आंसर लगा देंगे। ठीक है, आइए दोस्तों इसी के साथ मैं आखिरी सवाल बताता हूं जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया। सवाल नंबर 10वां ये कहता है कि 2019 गुना 2020, सवाल नंबर 10 कहता है 2019 गुना 2020 के गुणनफल में से इनकी मल्टीप्लाई करके जो गुणनफल आएगा, गुणनफल मतलब गुणा का रिजल्ट, फल मतलब रिजल्ट, जो इनकी गुणा करके रिजल्ट आएगा उसमें से छोटा क्या घटाया जाए कि शेषफल पूर्ण वर्ग हो। तो देखना ये दोनों की दोनों संख्या आपको कैसी दिख रही है? ये दोनों की दोनों संख्या आपको लगातार दिख रही है, जैसे कि 16 गुना 17 हो, है ना? 201 गुना 202 हो, ठीक है जी। ऐसा ये लगातार दोनों की दोनों संख्या आपको लगातार दिख रही है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर दो सवाल बनते हैं कि दो लगातार संख्याओं के गुणनफल में से क्या घटाएं, कि शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए, यानी जो आपका रिमाइंडर बचे वो एक फुल स्क्वायर हो, मतलब कि वो एक पूरा स्क्वायर हो, पूर्ण वर्ग हो। और दूसरा सवाल बनता है क्या जोड़ें कि जो शेषफल आए वो पूर्ण वर्ग हो, है ना? जब दो बड़ी बड़ी संख्या देगा ये आपको, बड़ी 2011 गुना 2012, 1601 गुना 1602, यानी कभी भी दो लगातार संख्याओं की जब गुना कर रखी हो तो ये पूछेगा इनके गुणनफल में क्या घटाएं कि शेष बची संख्या पूर्ण वर्ग हो, और क्या जोड़ें कि योगफल पूर्ण वर्ग हो। 1 सेकंड की टेक्निक बताता हूं, याद रखना। जब ये कहे क्या घटाए तो उत्तर छोटी संख्या, तो उत्तर क्या? छोटी संख्या। और जब ये कहे क्या जोड़े तो उत्तर बड़ी संख्या।
सब लोग नोट करके लिख लेना। जब कहे क्या घटाए तो उत्तर छोटी संख्या, और जब कहे क्या जोड़े तो उत्तर बड़ी संख्या आएगी दोस्तों, है ना। यानी छोटी संख्या अगर कह दे क्या घटाए तो उत्तर 2019, और अगर कह दे इनके गुणनफल में क्या जोड़े कि योगफल पूर्ण वर्ग हो तो उत्तर बड़ी संख्या 2020। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारे 10 सवाल आज की सीरीज के पूरे होते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने ध्यानपूर्वक एक एक सवाल अपनी कॉपी में लिखा होगा, है ना, और एक एक सवाल का सॉल्यूशन आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। और सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करके अपनी परेशानी बताइए, क्या आपको अच्छा लग रहा है वो बताइए, है ना, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपको बेकार लगा वो बताइए, हर चीज मुझे कमेंट में बताइए आप लोग, ठीक है ना। तो चलिए अब मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ पूरी वीडियो देखने के लिए। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।